हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2022 का संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये हिंदी जो है पेपर है, पेपर नंबर 6। इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अंतः उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके पहले जो है हम लोग 2016 का पेपर कंप्लीट किया है, 2017 का, 2020 का और आज की वीडियो में 2022 का जो है पेपर देखने वाले हैं। और अदर सब्जेक्ट को जो है आप लोग अगर पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट का जो है लिंक आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है यहाँ पे 2022 का प्रश्न पत्र देखते हैं। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका ये 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम टाइप की बात करें, क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये जो है 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 75 शब्दों में जो है आंसर देना होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट में दिया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 6 होता है। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो है 4 होती है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है हर पेपर अभी तक हमने जो 2016 का, 17 का, 20 का और 22 का यहाँ पे सब में मतलब ये क्वेश्चन जो है मिल रहा है, ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों के बारे में जो है हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और उसके बाद में वाह हो गया। तो ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। जो स्पर्श व्यंजन होता है इसकी संख्या जो है कितनी होती है। तो इसमें जो है ये 5 वर्ग होता है, ठीक है। इसमें 5 वर्ग होता है। अब किस प्रकार से याद कर सकते हैं? कु, चु, टू, टू, पू। इसका मतलब ये है कि ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्गीय व्यंजन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक ही स्थान से जो उच्चारित होने वाले स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में जो है 5 वर्गीय व्यंजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं का वर्ग हो गया, उसके बाद में चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो ये सभी जो है ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है आपके पेपर में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो एक वर्ग में जो है 5 वर्ण होता है। तो इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 25 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो अल्प प्राण, महाप्राण और उसके बाद में सघोष और अघोष के बारे में हम लोग इसके पहले का जो पेपर सॉल्व किए थे वहाँ पे डिटेल्स में जो है देखे थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इसके पहले का पेपर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें महाप्राण में जो है आपका जो वर्गीय व्यंजन होता है दूसरा और चौथा मिलता है। और जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है, इसमें फर्स्ट से थर्ड और फिफ्थ ये वर्गीय व्यंजन मिलता है। इसमें कौन सा महाप्राण नहीं है, यानी ये दूसरा और चौथा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा हो गया तो ये गलत हो जाएगा आपका। टा ठा ये दूसरे पे आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी दूसरे पे आएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट में ये अल्प प्राण आपका, ये जो का होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में दिया है कि किस शब्द का जो है विलोम क्या होता है। दृढ़ होता है, कठोर होता है, स्थूल होता है या मजबूत होता है। तो यहाँ पे क्रिस की बात करें तो इसका मतलब होता है स्थूल, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं होता है। तो भाषाई कौशल जो है इनमें से कौन सा नहीं होता है। लेखन हो गया, गद्य हो गया, पठन हो गया या वाचन हो गया। तो इसमें लेखन ये अगर कौशल की बात करें तो कौशल जो है 4 होता है। लेखन भी होगा, यहाँ पे पठन भी होगा और वाचन भी होगा। आपका यहाँ पे गद्य जो होता है ये जो है कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है आंसर की, ये 5 क्वेश्चन का आंसर की दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 होता है।
स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो 5 वर्गों में आते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है डिटेल्स में जो है आंसर की में जो है आप लोगों के दिया हुआ है, ठीक है। का हो गया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं का अल्प प्राण होता है। किरिस का विलोम स्थूल होता है। किरिस शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्बल, और स्थूल का अर्थ होता है मोटा, ठीक है। तो विलोम यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था कि भाषाई कौशल नहीं है। तो गद्य जो होता है ये भाषाई कौशल नहीं होता। भाषाई कौशल में जैसे लेखन हो गया, पठन हो गया, वाचन हो गया और श्रवण कौशल जो है शामिल होते हैं, लेकिन गद्य जो है ये साहित्यिक रूप से जो है कौशल नहीं होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, ये 25 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पूछा गया कि हर्ष स्वर जो है किसे कहते हैं? जो हर्ष स्वर होता है ये किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है। इसमें अगर हम बात करें तो हर्ष स्वर ये जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ऊ, री, ये सभी हर्ष स्वर होते हैं। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि सुधा एवं पंकज का अर्थ क्या होता है? सुधा का मतलब होता है अमृत, और पंकज का अर्थ होता है कमल, जो कीचड़ से जो है उत्पन्न होने वाला फूल होता है। उसके बाद में हम कारक की बात करते हैं, तो कर्ता कारक का चिन्ह यहाँ पे आपको लिखना है। तो कारक क्या होते हैं? कारक वह शब्द होते हैं जो वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों से जो है संबंध को व्यक्त करते हैं। कर्ता कारक के यहाँ पे चिन्ह के बारे में बात किया है, तो कर्ता का कारक का चिन्ह ने होता है, जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। यानी अभिव्यक्ति हम किसके द्वारा जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने भावनाओं को, ठीक है। तो अभिव्यक्ति के साधन देख सकते हैं, भाषा, भाषा के अंदर लिखकर, वाचन करके, पठन करके या श्रवण करके जो है हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। कला के द्वारा चित्रकला, संगीत या नृत्य के द्वारा भी जो है व्यक्त कर सकते हैं। अभिनय के द्वारा या इशारे के द्वारा जो है व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में विराम चिन्ह का आशय क्या होता है? तो इसका 2017 का जब हम पेपर कर रहे थे तो इसको जो है डिटेल से बारे में जो 12 जो भी चिन्ह होते हैं सभी के बारे में बात किया था। तो विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह वाक्य में जो है रुकने, ठहरने या भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लेखन के वाक्यों के अर्थ को जो है स्पष्ट करते हैं। जैसे आपका हो गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम क्या होता है? ये वाक्य के जो है अंत में किया जाता है, और अल्प विराम का प्रयोग कम समय तक रुकने के लिए जो है इसका बीच में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर में दिया है कि मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। ये अभी तक क्वेश्चन जो है 2016 का हमने सॉल्व किया, 17 का सॉल्व किया, उसके बाद में 20 का और 22 का ये पेपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक इसमें नहीं मिला है, ये जो है न्यू क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया है कि मांटेसरी विधि का उपयोग जो है इसका उपयोग कब किया जाता है। तो मांटेसरी विधि का उपयोग जो है छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, और इसमें बच्चों को उनके स्वाभाविक विकास और रुचि और स्वतंत्रता को जो है ध्यान में रखते हुए टीचिंग किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह विधि बच्चों के जो है व्यवहारिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर जो है जोर देता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 75 शब्दों में लिखना होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ से पूछा गया कि सिरु रेखा जो है किसे कहते हैं? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो सिरोरेखा क्या होती है? वह सीधी रेखा होती है जो देवनागरी लिपि जो होती है इसमें अधिकांश अक्षरों के जो ऊपर खींची जाती है, इसी को जो है हम लोग सिरोरेखा कहते हैं। तो ये रेखा सभी अक्षरों को जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कमल लिखा हुआ, तो कमल के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देवनागरी में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो अक्षरों के ऊपर जो लिखा हुआ है यही सिरोरेखा होती है। जैसे का, मा, ला के ऊपर जो लिखा होता है ये सिरोरेखा होती है। जैसे पुस्तक हो गया, पुस्तक पे पा, सा, का के ऊपर जो लिखा होता है इसी को जो है सिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। तो सिरोरेखा के बारे में जो है आप लोगों ने देखा, समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण के महत्व को बताइए। जो लेखन शिक्षण होता है, हम किसी चीज को लिखते क्यों है और इसका जो है शिक्षण में क्या महत्व होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो लिखते क्यों है? अब व्यक्ति का विकास करने के लिए, यानी लेखन कौशल व्यक्ति को अपने विचार व्यवस्थित ढंग से जो है व्यक्त करने के लिए हम मतलब कोई भी हो गया एक लेटर लिखते हैं, तो इस पे जो है हम लोग अगर लिखते हैं तो अब व्यक्ति जो है प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। और भाषा ज्ञान का संवर्धन, यानी लेखन के माध्यम से व्याकरण, वर्तनी और शब्दावली का जो है अभ्यास होता है, जिसके कारण उच्चारण और व्याकरण, वर्तनी और शब्दावली में जो है शुद्धता आती है। 3 नंबर की बात करें तो सृजनात्मकता का विकास होता है। इसके द्वारा जो है प्रेरणा मिलती है सृजनात्मकता के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि श्रुत लेख का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व बताना है और अर्थ। तो श्रुत लेख क्या होता है? मतलब सुनकर लिखना।
तो श्रुत लेख होता है कि शिक्षक एक पाठ, वाक्य या शब्द को पढ़ता है, यानी कोई टीचर हो गया, वो जब किसी शब्द या वाक्य को पढ़ता है, तो उसके द्वारा जो छात्र होते हैं ये जो है सुनकर लिखते हैं, ठीक है। इसका महत्व के बारे में बात करें तो श्रुत लेख से सुनने लिखने की क्षमता जो है विकसित होती है, क्योंकि जो है जब टीचर शिक्षक बोलता है तो सुनते हैं, और जो बच्चे लिखते हैं तो उसके द्वारा जो है सुनने और लिखने की क्षमता जो है विकसित होती है। और जब लिखेंगे किसी भी शब्द को, कहानी या कविता को, तो उसके द्वारा वर्तनी ध्यान और शब्दों की जो है शुद्धता में वे प्रभावी माध्यम होता है, यानी सिखाने का प्रभावी माध्यम होता है। इससे भी जो है लिखावट जो है ठीक प्रकार से हो जाती है। उसके बाद में दिया है कि विद्यार्थी की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, सोचने की क्षमता को जो है बढ़ाता है। अब यहाँ पे उस व्यंजन जो है हर पेपर में इससे पूछा जाता है, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो ये सब वही रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उस व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन क्या होता है, तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु जो है घर्षण ध्वनि से उत्पन्न होती है, यानी इससे जो है ऊष्मा जो है निकलती है। जब इस वर्ड को आप बोलेंगे तो आपके मुख से जो है ऊष्मा निकलेगी, यानी घर्षण, जो सतह, दो सतह के बीच में जो लगता है उसे घर्षण कहते हैं, और इसके द्वारा ऊष्मा जो है निकलती है। तो ऊष्मा की यहाँ उस व्यंजन की संख्या बात करें 4 होती है, तीनों सा हो गया और यहाँ पे हा हो गया, ठीक है। उसके बाद में 16 नंबर में दिया है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो देवनागरी लिपि होता है हिंदी की लिपि, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में लिखना। तो सिरोरेखा का प्रयोग, इसके पहले हमने देखा कि सिरोरेखा किसे कहते हैं, कोई भी जो है शब्द हो गया इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। तो अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा जो होती है इसको सिरोरेखा कहते हैं, और ध्वनि आधारित, यानी प्रत्येक जो वर्ण होता है उसका एक ध्वनि होता है, ठीक है, ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे का हो गया, ये स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, ये कंठ ध्वनि का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी प्रकार से हो गया जितने भी वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्णमाला की बात करें, स्वर और व्यंजन जो है अलग अलग इसमें व्यवस्थित वर्गीकृत किए गए हैं। लिखने में सरल, यानी यह वैज्ञानिक और सुगठित जो है लिपि होती है, और ये लिखने में सरल होती है। तो यहाँ हमने देखा कि देवनागरी लिपि जो होती है, जो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है देवनागरी में लिपि में, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद में 17 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि विलोम, तुकांत और समानार्थी शब्दों के आशय और इसके उदाहरण देना है। तो विलोम शब्द क्या होता है, जो एक दूसरे के अर्थ के विपरीत जो होते हैं उसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का असत्य हो गया, और दिन का जो है रात होता है, ठीक है। तुकांत शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर समान होता है उसे तुकांत कहते हैं। जैसे भान हो गया, ध्यान हो गया। यहाँ पे जब हम भान लिखते हैं, भान, अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये भा हो गया, ये आ हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ना हो गया और ये आ आएगा। तो यहाँ पे ये जो तुकांत जो अंतिम अक्षर समान होता है, अब यहाँ पे भान हो गया, एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा दिया है ध्यान। तो ध्यान को हम किस प्रकार से लिखेंगे, जब ये ना लास्ट में आएगा, ध्यान, जब ना लास्ट में आएगा तो यहाँ पे ना लिखेंगे, हलंत करेंगे और उसके बाद में आ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट में मिला ये अंतिम अक्षर जो है समान होता है, तो उसी को हम तुकांत कहते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो समानार्थी शब्द क्या होता है, जिसका अर्थ जो है समान होता है, ठीक है। जैसे सूरज हो गया, ये रवि हो गया। सूरज यानी रवि को ही हम सूरज कहते हैं, सूरज को रवि कहते हैं। चंद्र हो गया, शशि भी कहते हैं, ठीक है। तो समान अर्थ वाले शब्दों को जो है हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि अनुस्वार और अनुनासिकीय 2000 आपके 2017 या 16 में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, ठीक है। इसको अंतर बताना और उदाहरण देना है। तो अनुस्वार क्या होता है, इसको जो है बिंदी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और अनुनासिक जो होता है इसे चंद्र बिंदु द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ नासिका का उपयोग किया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, और नासिका के माध्यम से उच्चारण जो है नासिका के माध्यम से जो है किया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वर या व्यंजन के साथ नासिक का प्रयोग, और इसमें स्वर का उच्चारण जो है, इसमें स्वर का उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है। इसमें स्वर या व्यंजन दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गंगा हो गया, ये चंद्र बिंदु इसमें लगा है, अंश हो गया, और यहाँ पे अनुनासिक की बात करें तो चंद्र बिंदु, यहाँ चांद हो गया, माँ हो गया। तो 18 नंबर हमने देखा। अंतर की बात करें तो अनुस्वार अनुस्वार जो होता है ये व्यंजन से जुड़ा होता है, जबकि अनुनासिक जो होता है ये स्वर से संबंधित होता है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यहाँ पे 2022 का जो है ये प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल हम लोग हल कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे, ठीक है? तो हमने देखा 2016 का कंप्लीट हो गया, 17 का, 20 का और 22 का। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है 2023 का जो है प्रश्न पत्र कंप्लीट करने वाले हैं और इसके अलावा जो है अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास का जो है पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो किस प्रकार से लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमने तो जो है इस वीडियो में 2022 का प्रश्न पत्र हल किया और अगले वीडियो में हम लोग जो है 2023 का प्रश्न पत्र बिल्कुल पूरी तरह से जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।